बायो डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जिसमें से बायो और डाइवर्सिटी बायो यानी जीव और डाइवर्सिटी यानी विविधता। जीव के सामान्य लक्षण जो हमने 12th क्लास में पढ़े हैं उनमें से पहला सामान्य लक्षण आता है कोशिका, दूसरा उपापचय, तीसरा हमारा आता है प्रजनन, चौथा अनुकूलन। सामान्य लक्षण में ऊर्जा भी आता है। इन सामान्य लक्षणों में जिसमें से सबसे पहला जो लक्षण है वो हमारा है कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे जन्म से मृत्यु कोशिका हमारे जन्म से मृत्यु के बीच, जन्म से मृत्यु के बीच उत्पन्न होने वाले तमाम पोर्सलीन को बनाए रखना हमारे कोशिका का काम होता है। दूसरा हमारा उपापचय। उपापचय में हमने क्या लिया है? उपापचय हमारे जन्म से मृत्यु के बीच तमाम कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न होने वाले पोर्सिलीन के घटक अम्ल को नियंत्रित करने का काम हमारा उपापचय का होता है। हमारा उपापचय ही हमें निर्धारित करता है मृत्यु से जन्म तक। हमारा उपापचय हमें निर्धारित करता है मृत्यु से जन्म तक खाने के पाचन या फिर हमारी उन घटकाओं कोशिकाओं को जो हमारे यूक्लोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जैसी कोशिकाओं से हमारा लिम्फोसाइट, इन सब कोशिकाओं को बनाने का काम, निर्धारित करने का काम उपापचय द्वारा निर्धारित होता है। उपापचय ही हमें जन्म से मृत्यु तक टिकाए रखने का काम उपापचय का होता है। चौथा है हमारा अनुकूल। जन्म से मृत्यु तक हम अपने कोशिका या शरीर को अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। ठंडी में ठंडी सामान, गर्मी में गर्मी के सामान और बरसात में बरसात के सामान। ऊर्जा, आपको पता ही है कि हमें प्रोटीन को ग्लाइकोसाइड्स में तोड़कर उसे हमेशा ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये हमारे सामान्य लक्षण थे किसके? जीव के सामान्य लक्षणों में जिसमें से सबसे पहले कोशिका, फिर उपापचय, फिर अनुकूलन और ऊर्जा। यहाँ पे मैं प्रजनन को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रजनन से ही हमारा विविधता का संबंध होगा। आइए देखते हैं कैसे। प्रजनन, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे सामान्य लक्षणों में कोशिका से लेकर हमें ऊर्जा तक की सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताया, जिसमें से प्रजनन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रजनन जो है, जहाँ पे आपको प्रजनन के जैसे हमें क्लोन, आपने 12वीं शब्द में क्लोन शब्द का इस्तेमाल किया होगा या सुना भी होगा कि क्लोन मतलब विविधता में हमें क्लोन, यानी कहीं ना कहीं हमें प्रजनन से जन्म से मृत्यु तक हमें कोशिका को बनाए रखने का नियंत्रण आया, उपापचय आया, अनुकूलन आया, ऊर्जा आया। लेकिन हमें प्रजनन जो निर्धारित करने का जब समय आया तो हमने अपने ही जैसे किसी एक क्लोन को ढूंढने की कोशिश की, और जब अपने जैसे किसी क्लोन को ढूंढने की कोशिश की तो उस जिस जगह पे हमें क्लोन चाहिए, जैसे हमें मान लीजिए कि हमें लैंगिक जनन समान क्लोन चाहिए, तो हमें लैंगिक के समान ही जनन कराना पड़ता है। इसलिए हमें लैंगिक समान जनन कराने के लिए हमें क्लोन की आवश्यकता पड़ती है, और वह क्लोन जिस जगह पे ढूंढा जा रहा है उसे विविधता कहते हैं। यानी विविधता मतलब इस संसार में जिस क्लोन को ढूंढा जा रहा है वह विविधता है।
इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है जैव विविधता, जहाँ पे जैव का मतलब होता है रासायनिक और विविधता का मतलब होता है स्पीसीज यानी जाति, और जाति को मैंने संबंध रखा यहाँ पे प्रजनन से। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इतना सब कुछ बताने के बाद जहाँ पर विविधता, क्लोन और प्रजनन का संबंध सीधा किससे है, बायोडाइवर्सिटी से, इसलिए इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता के जनक कौन है? जैव विविधता के जनक जो थे वो थे जी विल्सन, जिन्हें E.O. विल्सन भी कहा जाता है। इनको शब्द पहली बार किसने दिया था? ओल्ट जी रोज ने। जैव विविधता का क्या मतलब होता है? अभी मैंने आपको बताया है कि जैव का मतलब रसायन और विविधता का मतलब इस स्पीसीज यानी जाति। जब हमने किसी एक लैंगिक समान प्राणी को किसी दूसरे लैंगिक समान प्राणी के साथ हमें क्लोन बनाने की आवश्यकता हुई, तो हमें इस स्पीसीज और उसकी जाति ढूंढी गई, जिसके कारण ताकि उसकी संतति, उसकी प्रजनन बनाए रखें हम। इसके लिए कहाँ ढूंढना पड़ा हमें? इस विविधता में, बायोडाइवर्सिटी में, जहाँ पे जैव विविधता। और इसमें क्रिया भाग जिसने लिया वो थी हमारी कोशिका, उपापचय, अनुकूल और ऊर्जा, ये जो आते हैं इनको कहते हैं जैव। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा था? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव रासायनिक विज्ञान। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा, यहीं पे स्पीसीज यानी विविधता को मैंने बताया इस संसार में उत्पन्न होने वाली तमाम जाति को जब हमें एक लैंगिक जनन से दूसरे लैंगिक जनन का प्रजनन कराने की कोशिश होती है, तो उसमें हमें विविधता यानी जाति को ढूंढना पड़ता है, जहाँ पे हमें पृथ्वी पर कुछ समान जातियों का हम जैव विविधता में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है आर्की, फिर हमारा आता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फिर तीसरा जब हमारा आता है यूकैरियोटा। अब आपने यूकैरियोटा के बारे में 12th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि हम वापस यूकैरियोटा के बारे में पढ़े। और अगर आपको पढ़ना ही है तो क्योंकि इग्नू जो होता है एनआईओएस के थ्रू आता है, इसलिए आप मेरे एनआईओएस वाला वीडियो देख सकते हैं। यूकैरियोटा, जहाँ पे हमें पढ़ना है यूकैरियोटा, जीवाणु और आर्की। इग्नू में यह जो चैप्टर है यह सबसे बड़ा जैव विविधता का चैप्टर, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है विषाणु के बारे में। विषाणु जो होता है यही दर्शाता है कि हमें किन चीज़ों को, आर्की, जीवाणु और यूकैरियोटा में कौन से पोस्चर में कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। तो जहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया, सबसे बड़ा, इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक इससे रिलेटेड होता है, जहाँ पे विषाणु यानी वायरस का संरचना क्षेत्र में जाके यह खत्म होता है। यह मैंने एक बनाया है कोशिका। इस कोशिका में आप ये देख सकते हैं, ये इसको मैंने कण लिया है। कण इसलिए लिया है क्योंकि इस कोशिका में केंद्र नहीं होते, और यह कोशिका हमेशा डीएनए प्लस आरएनए इन्हीं कोशिकाओं से बनता है, इन अम्लों से मिलकर बनता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें सिर्फ कण होते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो मैंने किया है फैलाव है, क्योंकि इनका जो होता है वो कोई भी सेल्स वॉल्व नहीं होता, यानी मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं होता है, ना इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास कुछ नहीं होता, बस ये एक कण होता है। मान लीजिए ये एक कण है, एक कण से यहाँ पे दूसरा कण ऑटोमेटिक, ये लोग प्रजनन स्पीसीज जाति, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया विविधता, ये बंटवारा करके तुरंत दूसरे कण से दूसरे कण को मिलाकर एक ऐसा क्षेत्र तुरंत बना देते हैं, पानी के समान। जैसे पानी की एक बूंद यहाँ गिराई मैंने और ये फैलते 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 पूरे टेबल पर फैल गए, वैसे एक कण से ये पूरा शरीर बनाने का काम
करते हैं सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्लस आरएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से ही बनाते हैं। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है इनके अंदर, और ये हमारे हाथों में होते हैं, ज़्यादातर हमारे हाथों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये वायरस का जब पोस्चर अभी आगे आएगा तो आप पढ़ेंगे कि वायरस वाला पोस्चर हमारे हाथों में परजीवी वाला बैक्टीरिया जो आता है ये हमारे हाथों में फैलाव कैसे करते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये कण पूरी फैला कर देते हैं, देखिए आप, मैं ड्राइंग आप देख सकते हैं इसे, ड्राइंग ये इनके पूरे के पूरे झिल्ली द्रव्य हैं, ये झिल्ली द्रव्य पूरा बना देते हैं, पर इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी दीवार नहीं होता है। बायोडाइवर्सिटी हमेशा कुछ पोस्चर में इस चैप्टर में बताया गया है, जिनमें से हम सबसे पहले पोस्चर मानव कि वायरस मानव पे कैसे अटैक करता है, दूसरा पोस्चर जो हमारा दिए गए पादप, वायरस क्या पादप पे अटैक करता है, तीसरा पोस्चर जो है हमारा है प्राणी, जंतु भी बोल सकते हैं हम, जंतु विज्ञान वाला, प्रोटिस्टा। ये वायरस के पोस्चर हमें 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे वायरस और ये हमारा प्रोटिस्टा, तो वायरस इस प्रोटिस्टा समुदाय पर अटैक करता है या नहीं करता है। इस माइक्रोब्स को मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंगी, फिर अलगी, मोनेरा प्लस ब्लू और ग्रीन शैवाल, आर्किगोनियोड्स, जिन्हें प्लांटी में रखा गया। ये सबसे बड़ा हमारे इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो पोस्चर होता है ये हमारा आर्कियोगोनिड्स का है, जहाँ पे हमें पूरा का पूरा पादप समुदाय के बारे में ही दिया रहेगा, जहाँ पे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब आता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं माइक्रोब्स और ऑर्किगोनियड्स और यहाँ पे फंजई और अलगी, ये जो पोस्चर है माइक्रोब्स, अलगी, फंजई, इनको हमेशा इस चैप्टर में सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है, जहाँ पे हमें सबसे पहला सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये अलग पोस्चर आता है जो आता है अपुष्पी पादप के अंतर्गत। सूक्ष्म जीव को सामान्यतः किन लक्षणों पर पहचाना जाता है? आवास के आधार पर, जली के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर और मानव कल्याण के आधार पर। इन 4 आधारों पर सूक्ष्म जीव के बारे में हम पता करेंगे और इनके पहचानने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। इग्नू के BBYCT वाले चैप्टर्स में ये जरूर पूछा जाता है, आवास, जलीय, पारिस्थितिक और मानव कल्याण, इनके बारे में बताकर संक्षेप में लिखना है, कुछ इनके बारे में बताना है और संक्षेप में लिखना है, जहाँ पे आपको 30 to 40 मार्क्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा कभी कभार से ज़्यादा नहीं आते हैं, 14 नंबर तक पूछते हैं लोग, 14 नंबर मिक्स में करके। जैव विविधता, आर्की, बैक्टीरिया, जीवाणु, और तीसरा हमारा यूकैरियोटा। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो फैलाव है, मैंने यहाँ पे एक फैलाव बनाया है, या फैलाव देख सकते हैं, इसका जो है एक कण है ना कि केंद्र, और ये DNA प्लस RNA से बना होता है,
इनका कोई भी केंद्रक नहीं होता है। यूकेरियोटा की कोशिकाओं में केंद्रक तथा कलाबद्ध अंग बिल्कुल नहीं होते हैं। ये हमेशा जंतु, पादप, प्रोटोजोआ और यूकेरियोटा में जैसे सदस्यों में ही रखे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है जंतु, पादप और प्रोटोजोआ। ये समुदाय में इनको रखा जाता है। ये इन्हें नेक्ट वायरस भी कहते हैं क्योंकि इनको मेरी आंखों से न देख सके आप बिल्कुल। तरल डीएनए की जो कोशिकाएं होती है वो भी कण और सेल मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वो डीएनए और प्लस आरएनए के आधार पर वो अपने शरीर का पुनः निर्माण करते हैं। जहाँ पे इस समुदाय में सबसे पहला एग्जाम्पल अगर जिसका आता है वो है विषाणु। हम इस चैप्टर में विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला विषाणु, ये क्या होता है? ये तरल होता है। यह तरल पदार्थ होता है जिसे हमने जहर या विष नाम से उत्पन्न किया है। अणु और अकोशिकीय जीव है। विषाणु हमेशा तरल कोशिकीय और जहर जिसे हमने विष किया है और अणु और अकोशिकीय से जीव है। मैंने यहाँ पे बनाया, इसके अंतर्गत एक कण होते हैं जो डीएनए प्लस आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। वायरस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ना कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन केंद्रों से बनकर बना होता है। यानी वायरस के अंतर्गत न न्यूक्लियस होता है, न सेल मेम्ब्रेन, न साइटोप्लाज्मा, वो जीव नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कण होता है जो पूरी की तरह से अपने कण को डीएनए प्लस आरएनए में कन्वर्टेड कर सकता है, यानी विखंडन करके, जिसको मैं विखंडन करके दूसरा पुनः निर्माण एक शरीर बना देता है। जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कोरोना और HIV वायरस। इसका एक और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है PSTV, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वीरॉइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में आलू का रोग भी कहते हैं। वायरस, विषाणु क्या है? एक तरल है जो अणुओं का बना होता है और अकोशिकीय जीव होता है जिसमें डीएनए प्लस आरएनए का न्यूक्लियोइड होता है। वायरस, विषाणु। वायरस के जनक कौन थे? वायरस के जनक लुईस पाश्चर, जिन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि वायरस जो होता है वो उत्पन्न कैसे होता है। तो इसके जनक थे लुईस पाश्चर। इन्होंने बताया कि ये जनक उत्पन्न कैसे होते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक प्रयोग किया। उनका प्रयोग ये था कि यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने पात्र लिया। इस पात्र को पूरी तरह से नेट वाली जाली मैंने यहाँ पे लगा दी है और नेट वाली जाली लगाकर यहाँ पे मैंने एक पाइप लगा दिया ताकि वहाँ से जल का प्रवाह हो। और इसे मैंने पाश्च का बैठक कहा, उनके नाम से पड़ा इसका पाश्च बैठक। और ये यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा है। यहाँ पे मैं एक दूसरा पात्र लेता हूँ। इसके अंतर्गत मैंने एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड लिया है, फिर एक किसी वायरस व्यक्ति का ब्लड लिया है। स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में वायरस वाले व्यक्ति का ब्लड मिलाने पर यह स्वस्थ व्यक्ति को के ब्लड को कोटिंग कर देता है, यानी थक्का जमा देता है। फिर वापस मैंने वायरस वाला ब्लड कम लिया है और स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड ज़्यादा लिया है।
फिर भी मुझे ये देखने पे पता चलता है कि स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड में कोटिंग जमा देते हैं। फिर से मैंने वायरस वाले ब्लड को कम लिया और भी कम लिया, लगभग 0.5 मिलीग्राम जितना लिया, और स्वस्थ व्यक्ति का मैंने 0.20 मिलीग्राम लिया, जहाँ पे फिर भी ये 0.5 मिलीग्राम वाला जहर जिसे वायरस, इसने स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड को कोटिंग कर दिया। इस तरह से लुईस पास्चर ने कम से कम 999,000 के करीब यह प्रयोग किया, जिसमें से लास्ट में ये थक हार कर खुद ही कह रहे हैं यह प्रयोग असफल रहा। उसके पर्यंत एक वैज्ञानिक आते हैं जो फिर से यही प्रयोग किया, उनके साथ भी सेम यही होता है। फिर से एक वैज्ञानिक आते हैं, उनके साथ भी ये प्रयोग होता है। थर्ड जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम था दिमित्री एवानोस्की। इन्होंने थर्ड टाइम प्रयोग करने पे इनको पता चला कि लुईस पास्चर रॉन्ग नहीं थे, वो राइट थे, क्योंकि उनको यह पता नहीं था कि फिल्टर्स पे जो होता है फिल्टर पोर्सिलीन, मैंने अभी आपको पोर्सिलीन के बारे में बताया है, जिक्र भी किया कि फिल्टर पोर्सिलीन से जब भी कोई 0.1 क्या 0.001 भी मिलीग्राम या माइक्रोग्राम जब आप जहर पसार करेंगे तो वह चीज़ वहाँ पे शुद्ध नहीं होगा, उसके अंतर्गत विशुद्ध ही रहेगा। इस बात को लुईस पास्चर ने नहीं माना, जबकि दिमित्री एवानोस्की ने ही बताया। और यह पौधा लिया उन्होंने, यहाँ पर एक पौधा लिया जिसका नाम था टोबैको। टोबैको का एक पौधा होता है, जहाँ पे उन्होंने एक पौधे को लिया, यहाँ से कट किया, फिर दूसरे पौधे को लिए, दोनों को ज्वाइन किया, तो ये बेकार वाला पौधा जिसमें वायरस था इस स्वस्थ पौधे को भी रोगित कर देता है। जहाँ पे इन्होंने देखा कि इस रोग का कोई निजात नहीं है, इस रोग का सिर्फ एक निजात है, संयम। इसलिए वायरस से संबंधित कोई भी रोग होता है तो उसका निजात नहीं होता, वो सिर्फ संयम होता है। जस्ट एग्जाम्पल HIV, वायरस से संबंधित कोई भी रोग का निजात नहीं होता है। इसलिए लुईस पास्चर ने टोबैको नामक पौधे को यहाँ पे बताया, जो फल और फ्रूट में, आपने बैगन का पौधा देखा होगा, उस पर सुनहरे रंग का एक पत्ती जैसा धार बनता है, जो इस पौधे को कारक कर्मक करता है। यहाँ पे कर्मक कारक हमारे चैप्टर में इस्तेमाल किया, जो कारक बैक्टीरिया था वो कारक बैक्टीरिया था टोबैको, और कर्मक जो था वो वायरस था। आप देख सकते हैं कि ये फिल्टर पेपर से उन्होंने, इस फिल्टर पेपर को पोस्चर चैम्बरलैंड नाम दिया गया, पोस्चर चैम्बर, क्योंकि ये पोस्ट से नहीं, जैसे हमारे कोशिका के अंदर या फिर सेल्स के अंदर छोटे 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 रोम छिद्र होते हैं, उसके अंतर्गत फिर भी कोई कोशिकाओं के अंतर्गत कोई भी जहर या फिर कोई भी वायरस विशुद्ध हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई भी वायरस या विशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो वायरस है, अब वो विशुद्ध नहीं हो सकता, उसका सिर्फ इलाज संयम है। यह बात लुईस पास्चर ने अपने प्रयोग में स्पष्ट किया। विषाणु के पोस्चर में हमें सबसे पहले विषाणु का प्रसार, फिर विषाणु संरचना, विषाणु सम्मिति और विषाणु आवरण, और टी फेज जो विषाणु का खंड है, और लास्ट में हमारा आता है चैप्टर्स द एंड। इसमें से सबसे पहले हमें प्रसार पढ़ना है। तो प्रसार में, विषाणु का प्रसार में सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रयोग नंबर 1 था लुईस पास्चर का, आखिर वायरस को मिटाने वाली कोई दवा लुईस पास्चर ने बनाया क्यों नहीं? क्योंकि 0.1 नैनोमीटर ये होता है वायरस का आकार। आपने वायरस देखा ही होगा, किताब में छपा होगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बना जहाँ पे इसका ऊपर का भाग कैप्सिड होता है, इसको कैप कहते हैं, और ये हमेशा DNA प्लस RNA का बना होता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ कण होता है, केंद्र नहीं।
लगभग 10⁵ 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁸। विषाणु जो है वायरस के दो पुष्कर भागों में बटा है, एक है प्रोटीन और दूसरा है परमाणु। परमाणु का जो आकार है इसके 10⁻10 और 10⁻8। आप सोच सकते हैं कि इतना प्रोटीन और इतना परमाणु, तो इसलिए वायरस को डिसकंटिन्यूस करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रयोग नंबर 1 से लुईस पास्चर ने यह बताया कि वायरस को मिटा सके ऐसी कोई दवा निर्मित नहीं है, और उन्होंने एक दवा क्रिस्टल फॉर्म निर्मित बनाया है दमित्री इवानोस्की ने। सिर्फ और सिर्फ इसको कुछ जगहों पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वायरस है, ये इसको मिटाया नहीं जा सकता, पर इसके संयम को जरूर कम किया जा सकता है, जिसको उन्होंने TMV टोबैको मोजैक वायरस। TMV को लोग पान मसाला वाला वायरस भी समझते हैं, ये गलत है। टोबैको मतलब एक सिर्फ और सिर्फ पौधा है जो विदेश में संक्रमित हुआ था, और ज़्यादातर टोबैको हमेशा जो होता है ना, ये वाला पौधा बैगन फलों में होता है। विषाणु की संरचना। जिनमें से प्रोटीन और परमाणु, इसे मैं न्यूक्लियोक अम्ल द्वारा दर्शा रहा हूँ। जहाँ पे आपको बताया मैंने अभी कि यह DNA प्लस RNA द्वारा बनने वाली आकोशिकीय केंद्रक है। अब आकोशिकीय केंद्रक क्या है, ये आप 12वीं में पढ़कर आए होंगे। आकोशिकीय केंद्रक इसके नाम में है कि जहाँ पर यह कोशिका स्वयं के द्वारा उत्पन्न होने में कुछ ही सहायता ले, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कण का इस्तेमाल करे, जिसमें से DNA प्लस RNA। आपको पता है कि कण में DNA प्लस RNA है, इसलिए वायरस उत्पन्न हो जाता है। वायरस की संरचना मैंने अभी आपको बनाया। संरचना ये, और इसके अंतर्गत DNA, और एक आता है TMV का संरचना। TMV की संरचना कैसी होती है, सराउंडिंग संरचना, आपके बुक्स में होगा। HIV की संरचना आप देख सकते हैं कि ये कोशिकाओं पे, ये संरचना का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे DNA दिया है, तो इसका दिखाना चाहता है कि ये DNA कैप्सिड, ये कैप्सिड है यानी कैप, और ये इसके पदांग जिसको कहते हैं फूट, और ये है इसका DNA, सॉरी ये इसका DNA, और ये है इसका फूट, और ये है इसके संरचना। कैप्सिड एक प्रोटीन आवरण होता है। कैप्सिड हमेशा प्रोटीन आवरण का बना होता है। आपने DNA का डायोसिस देखा होगा अगर, तो DNA जो होता है कुछ ऐसे बेज प्रक्रियाओं में बना रहता है, ऐसे इस प्रक्रिया में। इसमें से आपको ACT, ये आपने 12वीं में अगर पढ़ा होगा तो आपको खबर पड़ेगी, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे NIS वाला भी वीडियो देख सकते हैं। जो विषाणु की जिन को उसके अंतर्गत आने वाली जो कोशिकाएं होती है, जैसे DNA और R, इन कोशिकाओं को क्षति होने से बचाता है और रक्षा करता है। परपोषी, जो परपोषी की प्रतिरक्षा एंटीबॉडी को भी मजबूत करता है। कैप्सिड जो होता है एक प्रोटोमेयर कहलाता है। प्रोटोमेयर इसका दूसरा नाम होता है। कैप्सिड यानी प्रोटोमेयर, एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है, फिर अपने मेयर साहब को बचाता है, इसलिए इसका नाम प्रोटोमेयर पड़ा है, जिसका दूसरा नाम है कैप्सोमेयर। वायरस पाश्य सम्मिति। अब इन्हें वायरस को कुछ इनके देह
देह गुहा आपने ये भी बारे में पढ़ा होगा। देह गुहा के आधार पर इनके खंड को पहचाना जाता है, तो इन्हें सम्मिति के आधार पर भी पहचाना गया है, जिनमें से सबसे पहले आने वाली सम्मिति कुंडली के आधार पर। इनको पहचानने का काम किस आधार पर कर सकते हैं? कुंडली सम्मिति। फिर दूसरा हमें होता है बिंस फल। बिंस फल में जिसका बी का मतलब होता है 20 और फल का मतलब होता है कोना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कार्बन वाला लेयर बनाया है, जैसे ये देख लीजिए, इस आप यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन, ऐसा कार्बन आप गिनते हैं, ये कार्बन होता है। वैसे ही यहाँ पे 20 कार्बन, यहाँ पे ये केमिस्ट्री की भाषा यूज कर रहा है, जहाँ पे आपको कार्बन 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 को बताना है, घनाकार या बिंस फल की। तीसरा है हमारा जटिल सम्मिति। यह जटिल सम्मिति के आधार पर भी पहचाना जाता है। यह वायरस को पहचानने के 3 सामान्य लक्षण कौन सा? पहला कुंडली के आधार पर, दूसरा जटिल के आधार पर, और तीसरा घनाकार विंस फल की। आगे पीछे होता है चल जाता है। कुंडल सम्मिति। कुंडल सम्मिति में जो होता है वो सबसे पहला हमारा होता है कैप्सूल। कैप्सूल बेलनाकार होता है, यह कैप्सूल के आकार का होता है और ये बेलनाकार स्वरूप में दिखेगा, कैप्सूल बेलनाकार। दूसरा सामान्य लक्षण आपको पता ही है कि डीएनए प्लस आरएनए के एक समूह होता है। तीसरा जो सामान्य लक्षण है वो है इनकी गुहा सारिस्मित कैप्सिड की बनी होती है, अभी मैंने आपको बताया। और एग्जाम्पल में अगर आपको कुछ लिखना है तो इसमें टीएमवी, और दूसरा एग्जाम्पल अगर कुछ लिखना है तो आई वायरस लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, आई मूवी इन्फ्लुएंजा वायरस आपने देखा होगा। 20 मिस आपको मैंने अभी बताया, 20 फल मतलब फलक क्षेत्र जो हो गया इनका। और इसके बारे में मैंने अभी बता ही दी है कि ये कैप्सिड होते हैं, कैप्सोमियर इनका दूसरा नाम होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमेशा यहाँ पे केमिस्ट्री की संरचना को दर्शाते हैं। तो आपको केमिस्ट्री की संरचना में आपको पता होगा कि 5 बराबर पेंटोन, 6 बराबर हेक्सोन, और मेथ और इथ फर्स्ट सेकंड, ये कार्बन के नामकरण होते हैं। तो इन कार्बन के नामकरण को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पे 6 कार्बन होने को इसको हेक्सोन कहा गया है, क्योंकि इसके कैप्सिड में 6 इकाई होते हैं और उप इकाई जो इनकी होती है 5 होती है, जिसकी वजह से इन्हें हेक्सोन कहा गया है। और ये ज़्यादातर जेनेटिक्स डीएनए प्लस आरएनए जो कैप्सिड के अंदर बंद रहते हैं, ये इनकी जो जेनेटिक्स होती है डीएनए और आरएनए वो कैप्सिड के अंदर बंद रहती है, जिसे एडिनो वायरस भी कहते हैं। एडिनो वायरस लगभग 252 कैप्स में, ये 252 कैप्स से बने होते हैं। मान लीजिए ये एक कण है, अब इस कण को ऐसे करके ऐसे 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 252 घेरों से, यानी 252 बॉडी गार्ड्स, 252 बॉडी गार्ड्स के द्वारा इसे घेरा गया है। सम्मिति, इन्हें जटिल सम्मिति यानी जटिल के आधार पर कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है इस वायरस को? तो घनाकार, और दूसरा था हमारा कुंडलिन। सिर्फ और सिर्फ घनाकार और कुंडलिन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जीवाणु को संक्रमित करता है। जटिल सम्मिति जो होता है इन्हें किन आधार पर पहचाना जा सकता है कि ये घनाकार होते हैं, कुंडलिन होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसको संक्रमित करते हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु। आपने पॉक्स वायरस का नाम जरूर सुना होगा, इसमें से सबसे ऊपर की जो लिस्ट होती है इनमें आता है पॉक्स वायरस, और ये सबसे बड़ा वायरस है। अ बिग वायरस। वायरस विषाणु, जहाँ पे बना किसका है? डीएनए का और आरएनए। इनके ऊपर जो आवरण होता है किसका होता है? कैप्सोमियर, जो कितने आवरण है? 252 बॉडीगार्ड, और आवरण जिनका न्यूक्लियो कैप्सिड, ये आवरण जो होता है वो हमेशा न्यूक्लियो कैप्सिड का बना होता है, और यूक्लियो कैप्सिड का बना होता है। न्यूक्लियो कैप्सिड वायरस, यूक्लियो कैप्सिड वायरस। और एक वायरस जो होता है वो होता है वायरस ऑफ हर्पिस वायरस। और तीसरा जो है हमारा
आवरण बनावट किसकी बनी है? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन जिन्हें मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इस वायरस के पोस्चर में जिसमें इसको प्रोटीन को कैप्सिड की बजाय कैप्सिड डीएनए प्लस आरएनए प्रोटीन और जिन्हें मैट्रिक्स भी कहा जाता है और न्यूक्लियो कैप्सिड के बीच में रहता है।